अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नसीम ज़ारा 88 में आज मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। नसीम ज़ारा साहिबा आपके साथ रोज़ाना मौजूद होती हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ नासाज है और वो अमेरिका में मौजूद हैं। वो आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगी जल्दी इंशाल्लाह ताला। हम उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। आज जो हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो हैं गवर्नर सिंध, जो कि अब नहीं रहे हैं गवर्नर सिंध। इशरतुल इबाद साहब की बात भी करेंगे और सेनेटर निहाल हाशमी साहब के दरमियान जो स्टेटमेंट्स का तबादला हुआ है दोनों के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। बलूचिस्तान का इलाका है हब, जिसे आज एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। इससे पहले हम आपको ये भी अपडेट करते चलें कि अभी तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं उसमें 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 45 अफराद इस वक्त जख्मी हैं। और ये कहा जा रहा है, जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं हमें अपडेट कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जो इलाका ऐसा है जहाँ ये मज़ार वाक़ है बहुत दुश्वार है, वहाँ पर सड़कें नहीं बनी हुई हैं, हेलीकॉप्टर रात के इस पहर में नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि उस पर भी हमले का खदशा है। तो रेस्क्यू का जो अमल है वो इंतहाई मुश्किल हो रहा है इस वक्त वहां पर। और हम आपको ये भी बताते चलें कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का पहला वाकया नहीं है। 8 अगस्त में भी बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी का संगीन वाकया पेश आया, जिसमें 70 के करीब अफराद जाँ बहक हो गए थे और कई अफराद जख्मी भी हुए थे। वकला बरादरी को निशाना बनाया, जिसमें कई मीडिया नुमाइंदगान भी जख्मी हुए और एक जो हमारे साथी हैं वो इस जहान फानी से भी कूच कर चुके हैं। बहरहाल तमाम तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। मैं अपने मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, कयूम सुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेरे साथ हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जनाब गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी मैं शौकत साहब आपसे कि हमने देखा कि आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये पेश आया बलूचिस्तान में। आप इस पर क्या कहेंगे? पहला वाकया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये चूँकि हमारे जिस तरीके से मुल्की हालात चल रहे हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये चूँकि फ्रंट लाइन सूबे हैं, अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए इनकी सरहदें हैं, इसमें फाटा भी साथ लगा हुआ, तो ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इस तरह के तकरीबात का होना मुझे तो हैरत हो रही कि इसमें मेरे ख्याल से कोई वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट नहीं थे, तो इनको किस तरह इजाज़त दी गई और फिर जो खुदकुश हमलावर है वहाँ तक पहुँचा। और ये तो कहते हैं कि अंदर नहीं जा सका। और ये जो आपकी जो न्यूज़ में ख़बरें आ रही हैं अभी तक के, वो अंदर तक नहीं जा सका, वो सिर्फ बाहर ग्राउंड तक ही जा सका और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा अमवात हुई। तो अगर ये अंदर चला जाता तो फिर क्या होता? तो ये चीज़ें हैं कि इसको आजकल के दौर में मेरे ख्याल से इतना ओपन और इस तरह के तकरीबात मुनक़िद कराना ये गवर्नमेंट की तरफ से भी नाअहली है। हुकूमत को इस पर ज़रूर वो करना चाहिए था। फिर देखें कि जब ये इतना बड़ा वाक़या हुआ तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से ज़्यादा अमवात भी हो रही है और मुझे यकीन है कि और भी ज़्यादा अमवात होगी, इसलिए कि वहाँ जो हॉस्पिटल के जो इंतज़ामात हैं, साहब से मैं जानना चाह रही हूँ वो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। अगर हम नजर दौड़ाएं तो आज ये वाकया पेश आया है। माजी में हमने देखा कि बलूचिस्तान में जिस तरह से हमले होते रहे, लेकिन मज़ारों की अगर सिक्योरिटी पे मैं बात करूँ तो मज़ार ही पहला मज़ार नहीं जिसे निशाना बनाया गया। इससे पहले भी बड़े मज़ारात पर, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी हमले हो चुके हैं। और अभी पीर का दिन आ रहा है जहाँ ननकाना साहब बड़े लोगों की आमद होती है, फॉरनर्स आते हैं वहाँ पे, सिख यात्री आते हैं। और अभी हमारे पास इस तरह से खबर भी थी कि एक सिख यात्री जो है उसे पकड़ा भी गया, उसे वापस भेज दिया गया क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम है कि वो ट्रैवलिंग के गर्ज से यहाँ पर आना चाह रहा था, लेकिन वो रॉ का एजेंट है, उसका ताल्लुकात वहां से बताए गए हैं, तो उसे वहां से दरबदर कर दिया गया, उसे पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। तो ऐसे हसास मौकों पर आप कैसे इजाजत दे देते हैं या आप कैसे गफलत की नींद सोए बैठे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस वाक़े की मज़म्मत और जो इसमें बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं तो यकीनन उस पे दिली गम का इज़हार करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल जहाँ पे ये बनता है आज कि क्या सिर्फ हम वाक़यात की मज़म्मत करते रहेंगे? हमारे वज़ीर दाखिला पाकिस्तान जो सारा दिन सिर्फ उसको टीवी पे प्रोग्राम करने के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या सियासी मुखालफों के खिलाफ बयानातबाजी के अलावा कर क्या रहे हैं? कोयटा में तीसरा वाक़या है, लेकिन उनसे आज ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो कोयटा में जाएं और पूछें कि ये मुसलसल तीसरा इतना बड़ा वाक़या कैसे हुआ बलूचिस्तान में। तो ये तो हमारे वज़ीर ख़ारजा, अपने वज़ीर दाखिला साहब आराम में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, उसको कोई परवाह नहीं है सवाए सियासी मुखालफों को उनके खिलाफ बयानबाजी और अपनी नुमाइश
तलाश के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस्लामाबाद से बाहर न निकलना। मैं समझ रहा हूँ आज के इस वाक़े का अगर इल्ज़ाम, मुर्द इल्ज़ाम अगर किसी को ठहराया जाए, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो 2-3 साल से क्या उन्होंने इक़दाम उठाए, कितनी मीटिंग्स की है, कितनी मरतबा बलूचिस्तान गए, कितनी मरतबा वहाँ के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वकला की शहादतें हुई, उसके बाद पुलिस की शहादतें हुई, आज ये बड़ा वाक़या हुआ है। तो मेरा सवाल आज के आपके प्रोग्राम से वज़ीर दाखिला से बनता है और उसको जवाब देना पड़ेगा। ये मासूम और बेगुनाह जो लोग आज वहाँ शहीद हुए हैं, उसका ज़िम्मेदार मैं समझ रहा हूँ चौधरी निसार साहब खुद है। इनकी वो पॉलिसी है जो इन्होंने अपना के रखी हुई है, सिर्फ इनकी तवज्जो सियासी मुखालफिन के लिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 जो मैं बात बता रहा हूँ, आज इस वाक़े के पीछे यकीनन ये कहानी होगी कि रॉ जो एक एजेंसी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, खुफिया एजेंसी, हमेशा बलूचिस्तान में और इसके अलावा केपी में या सिंध में, कराची में उनकी जो कारकर्दगी रही है, कारसतानियाँ रही हैं, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि उसका सद्देबाब हमारे वज़ीर दाखिला के पास क्या है कि आज तक सिर्फ हम बयानबाजी के हद तक मुतमईन हो जाते हैं कि आइंदा वाक़यात नहीं होंगे। तो मैं आज ये आपके प्रोग्राम से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि चौधरी निसार साहब, आप इंतहाई जिम्मेदार ओहदे पे हैं, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। आप आए, बताएं कौम को कि इस वाक़े के पीछे कौन से हाथ मुलविस हैं जिन्होंने बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। दूसरी बात आपने कहा कि दरगाह के जवाब देना होगा। मैं यही सवाल लेकर निहाल हाशमी साहब की जाने बढ़ती हूँ। निहाल हाशमी साहब, अगर बात की जाए मजम्मतों की के मजम्मती बयानात से सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मैंने अभी हवाला दिया 8 अगस्त का, 70 अफराद जाँ बाहक हुए, उस वाक़े की तहकीकात का कहाँ तक सिलसिला पहुंचा, हमें अभी तक कुछ नहीं पता। फिर जिस तरह से मैंने एक और हवाला दिया कि ननकाना साहब में अभी बड़ी तादाद में सिखियात्री आ रहे हैं और वहां पर उन्होंने हाजिरी देनी होती है, आपने वहां क्या इंतजाम किए होंगे? तो आप गफलत की नींद सो रहे हैं। अभी एक बंदा पकड़ा जो कि सिख बिरादरी का रूप धार कर आ रहा था, लेकिन उससे बहरहाल रोक लिया गया है, खुशाइन बात है। लेकिन भारतीय हाई कमीशन में इतने सारे आपने रॉ के एजेंट्स भर के वहां पे बिठाए हुए, आप उसको जवाब दे नहीं है, उसके बारे में हमें नहीं बताते कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, निहाल हाशमी साहब से दोबारा बात करते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनसे इस बात का जवाब भी लेंगे और उसके बाद प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे इशरत लिबास साहब की जानिब से और निहाल हाशमी की जानिब से। दोनों ने एक दूसरे की जानिब स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने ये कहा है कि सिंध गवर्नर हाउस से दहशतगर्दी की आखिरी अलामत खत्म हो गई है इशरत लिबास साहब के जाने के बाद, जबकि इशरत लिबास साहब की जानिब से यह स्टेटमेंट आया कि गवर्नर था जब तक निहाल हाशमी साहब बहुत अच्छी तरह से मिलते थे, अचानक उन्हें क्या हो गया, मैं इस बारे में कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। तो जनाब, क्या मामला, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड with us. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जनाब, हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत तो है, लेकिन आखिर क्या ये मामला सिर्फ मजम्मतों तक ही रहेगा? क्योंकि अगर जिस तरह से मैंने भी पहले भी हवाला दिया, निहाल हाशमी साहब हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, उनसे भी मैं जानना चाहूँगी। शौकत साहब, 8 अगस्त का जो वाक़या पेश आया, हम आज तक उसके शवाहिद पेश नहीं कर सके, फिर अभी ये वाक़या पेश आ गया है, आगे और भी इवेंट्स होने हैं, कोयटा कब तक इसी तरह से दहशतगर्दी का निशाना बनता रहेगा? और एक और जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि हब का जो इलाका है वहां ना सड़कें बनी हुई हैं, ना ही कोई अस्पताल वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू का अमल इंतहाई मुश्किल से इस वक्त पेश आ रहा है और कैजुअलिटीज जो बढ़ी हैं उसकी वजह यही है कि ना वहां पर रोड्स हैं, ना वहां पर अस्पताल हैं करीब में, और कराची तक जो जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है तो 1.5 घंटा उनको लग रहा है कराची पहुंचने में। सर, तो इस तरह से ये नेग्लिजेंस कोयटा में कब तक चलती रहेगी बलूचिस्तान वालों के साथ? शौकत साहब, देखिए, ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान पहले से हेड सूबा है, काफ़ी मुतासरा सूबा है, वहाँ पे अब तक सूरत हाल को बेहतर हो जाना चाहिए था। क्या हमारे जो एजेंसियाँ हैं उनका रोल क्या है? आखिर कब तक ये लोग मरते रहेंगे बेचारे, और फेडरल गवर्नमेंट क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही? देखिए, ये सिर्फ ये नहीं कि जी सूबों का काम है, इसमें इंटेलिजेंस के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए, एक यहाँ पे
क्योंकि ये आम नॉर्मल हालात नहीं है। यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, सूबे हमारे सूबे में हो रही है, वहां पे हो रही है, दूसरी जगहों पे हो रही है। इसमें गवर्नमेंट के जो टूल्स हैं वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए। ये नहीं कि एक सूबा जो है वो इंतहाई तबाही की सूरत हाल पे पहुंच चुका है और हम कहते हैं जी ये तो सूबे का काम है। अभी निहाल हाशमी साहब यही कहेंगे कि जी ये सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप वसाइल कहाँ लगा रहे हैं? आपको तो फिक्र है, हम ये देख रहे हैं कि एक सूबा, बिल्कुल आप करें, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ रमशा, एक बात मेरी सुन ले, सिर्फ एक बात मेरी सुन ले कि फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना, उनकी प्रायोरिटी क्या है कि जी मोटरवे बन जाए, उनकी प्रायोरिटी ये है कि कोई मेट्रो बन जाए। ये अमन अमान उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होती तो अभी तक हमें कुछ सारी चीजें नजर आ जाती है। वो जो वजीर दाखिला का जो कंसेप्ट है, असल प्रायोरिटी कमीशन है, वो हमें नजर आ जाता। ठीक है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरह से शौकत साहब ने भी बोला, ये वाकया पहला वाकया तो नहीं हुआ कोयटा में। निहाल हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी निहाल हाशमी साहब मेरे ख्याल से ऐसी जगह पे जहां उनकी आवाज ना हमें आ रही है ना आपको सुनाई दे रही है। निहाल हाशमी साहब की आवाज जनरल कुछ लाइन में प्रॉब्लम है मे बी। अब्दुल कयूम साहब, हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नेग्लिजेंस है जो कि बलूचिस्तान की जानिब दिखाई जाती रही है। शौकत साहब ने भी बोला कि आपका मेट्रो पे तो ध्यान है, लेकिन अमन अमान की जो सूरत हाल ख़राब हो रही है और चौधरी निसार साहब आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और सब अच्छा की कहानी सुनाकर चले जाते हैं। वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ आते हैं, वो भी सब अच्छा की कहानी सुनाते हैं कि 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, सारे मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल जो इंतहाई तशवीशनाक है कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से, उस पर कोई एड्रेस नहीं कर रहा। रमशा, मैं आपको ये बात बता दूं और ये हकीकत पे मैं तजिया कर रहा हूँ कि पिछले 3 साल से जब से ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो वफाकी गवर्नमेंट का 3 सूबों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। सिंध तनहा जो है दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, केपी तनहा दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, और बलूचिस्तान, इन तीनों का नुकसान हो रहा है। और बाकी वफाकी गवर्नमेंट को परवाह तक नहीं है, उनको एहसास भी नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। वफाकी गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं, न सिंध में, न बलूचिस्तान में, न केपी में। हम चीखते रहे 3 साल से कि भाई हमारे लोग बेगुनाह मर रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करो, मदद करो। 1 रुपए की आज तक उन्होंने हमारी फाइनेंशियल मदद तक नहीं की। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया था कि 11 अरब रुपए ज़रब अज़ब ऑपरेशन के हवाले से सूबे सिंध को दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी कलामी हमदर्दी के अलावा बाकी इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंध में दहशत गर्दी के खिलाफ जो कामयाब ऑपरेशन गई है, मैं समझ रहा हूँ इससे इतनी बड़ी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पुलिस ने, हमारे रेंजर्स ने, हमारे फौजी जवानों ने, हमारे अवाम ने, लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वफाक की गलत पॉलिसियों की वजह से और वफाक का अदम इंटरेस्ट की वजह से आज वो जो मुझे ज़रब अज़ब ऑपरेशन की कामयाबी है उसमें मुझे इनकी बदनीयती की वजह से वो हमारी कामयाबी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। वरना अगर इनकी नीयत ठीक होती और ये वाकई सूबों के साथ सिंसियर होकर के दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लेते तो आज ये इतना नुकसान नहीं होता, न बलूचिस्तान का इतना नुकसान होता, न केपी का, न सिंध का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं कमजोरी है तो वफाकी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ कमीशन बनाने में। ये जो आपने कहा कि जी मोटरवे बना रहे हैं, जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि उनको वहां से पैसे मिल रहे हैं। मेट्रो बनाया, कितनी करप्शन की इन्होंने, हर प्रोजेक्ट में इनकी करप्शन नजर आ रही है। तो इन्होंने तो करप्शन के लिए सब कुछ किया हुआ है, अमन अमान के लिए। उनका बयान इनके चीफ मिनिस्टर साहब का जो मेरे लिए जाती तौर पे बहुत ही मोहतरम है, लेकिन ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। रमशा, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑन रिकॉर्ड ये बात करते हैं, रुकिएगा। देखिए, मैं एक बात सोच रही हूँ और वो बात ये है कि अगर आप सड़कें बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वाई नॉट सिंध, वाई नॉट बलूचिस्तान। अगर मैं हब की बात कर रही हूँ जैसे कि आज, इसी पे तो मैं आ रहा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मैंने रमशा यही बात करना क्या उतना हक नहीं है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है सर कि पाकिस्तान को डेवलप करें। मैं यही जुमला आपको कहने वाला था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत काम किया अपनी जगह पे। क्या बलूचिस्तान उनको नजर नहीं आ रहा है? क्या सीपेक सिर्फ जो है एक प्रोविंस और एक शहर के लिए बनाया गया है?
क्या वहाँ पे रोड रास्ते इनको नजर नहीं आ रहे? अच्छा, वहाँ के लोगों के बुनियादी मसले हल इनको नजर नहीं आ रहे? इन्होंने वहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है, ये जवाबदार है मरकजी गवर्नमेंट के हवाले से भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से भी ये जिम्मेदार है। ठीक है, रुकिएगा। जिम्मेदारी निहाल हाशमी साहब वफाकी हुकूमत पर बनती है कि सूबों के दरमियान बॉन्ड जो कायम करती है वो वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत सिर्फ पंजाब तक ही महदूद है? बलूचिस्तान इज नेग्लेक्टेड, सिंध इज नेग्लेक्टेड, व्हाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तमाम हमदर्दियां, अफसोस उन लोगों के साथ है जिनके प्यारों ने आज अपनी जान गंवाई, और उसके बाद मैं मजम्मत करता हूँ, और न सिर्फ मजम्मत करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हुकूमत है, मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब ने साइलेंट पे रखा हुआ है अपने आप को, वो इंशाअल्लाह ताला कातिलों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे और इस चीज का सद्भाव होगा। अभी जो धुआंधार बैटिंग की है मेरे दोस्त जनाब डॉक्टर सोमरो साहब ने, मैं समझता हूँ ये मुनासिब वक्त नहीं था। जिस चीज पे बात करनी थी उस चीज पे मेरे दोस्त ने बात नहीं की है, बल्कि मेरे दोस्त ने बात किसी और मौजू पे करते रहे और वो चौधरी निसार साहब को मलाइन करते रहे। मेरे दोस्त शायद भूल गए कि 18वीं तरमीम के बाद ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, और ये अगर नेशनल एक्शन प्रोग्राम है तो ये पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी न सिर्फ मुल्क का बल्कि पूरे खित्ते का मसला है, और हम सारे लोग इसको मिलकर लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है। मेरे दोस्त भी 5 साल हुकूमत में थे, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। जिस वक्त कराची लहू लहू हो रहा था, जख्मी हो रहा था, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इन्होंने कहा मोटरवे और रोडों की बात की, तो मोटरवे और रोड किसने इनको बोला है कि आप ना बनाए? ये भी सूबाई मामला है, क्यों नहीं बना रहे? अगर पंजाब का वजीर आला ये काम करता रहा है तो सिंध का वजीर आला क्यों काम नहीं कर रहा है? सिंध के वजीर आला को भी काम करना चाहिए, केपी के वजीर आला को भी करना चाहिए, बलूचिस्तान की वजह किसी ने हाथ नहीं रोका है। हमने देखा अपने शहर में कि सड़कें 10-10, 15-15 साल से नहीं बनी है, पुल बन रहा है तो 3-3 साल लग जाता है, और उसके ऊपर जो ठीक और कमीशन होता है। ये जो बात कर रहे हैं सोमरो साहब, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि कौन किक पे कौन हाजियों का पैसा खा गया, किसके ऊपर NICL हुआ, किसने रेंटल पावर किया। तो मेरे ख्याल से इस तरह के अपने चेयरमैन के आगे अगर अपने पॉइंट स्कोरिंग करना है, ये नामुनासिब सा मौका है। आप आज के लोगों के हवाले से बात करें, आज के जो वाकयात है उसके हवाले से बात करें। अगर आपको चौधरी निसार साहब, लेकिन ये भी तो देखे ना निहाल हाशमी साहब के 45 अफराद जख्मी हैं, 30 अफराद जांबाज हैं, रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में दुश्वारी हो रही है। आज फिर एक वाकया हो गया, जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? ये सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट कहीं भी होता है। क्या अब्दुल्ला शाह गाजी के मदार पे नहीं हुआ कि ये हार्ट ऑफ द सिटी में है? इस तरह के हादसा को हम मिल हैसुल कौमी रोक सकते हैं, ना कोई इदारा रोक सकता है, ना कोई अकेला सूबा रोक सकता है, ना कोई अकेला वफाकी हुकूमत रोक सकती है। इनको सिर्फ चौधरी निसार को टारगेट करना था, ये मुनासिब मौका नहीं था। आप लाशों पे हमें सियासत नहीं करना चाहिए। आज तो कम से कम हमें उन मजलूमों के साथ, जख्मियों के साथ और उन जाबाज अफराद के साथ, ठीक है, लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए और लाशें गिरने का सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ठीक है निहाल हाशमी साहब, ब्रेक लेते हैं। नहीं पे सियासत नहीं हो तो लाशें गिरने का सिलसिला भी फिर बंद हो, ताकि मुल्क में अमन कायम हो सके। बहरहाल यहाँ पर मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले मैं निहाल हाशमी साहब से यही सवाल करूंगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध के जाने से दहशतगर्दी की आखिरी अलामत खत्म हो चुकी है, उनका इस बारे में क्या कहना है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हमने कहा था कि हम प्रोग्राम के बाद जब अगले हिस्से में आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे कि दहशतगर्दी की आखिरी निशानी आज गवर्नर हाउस से ख़त्म हो गई। ये बयान दिया निहाल हाशमी साहब ने। निहाल हाशमी साहब, आपसे मेरा सवाल ये, आपने ये भी कहा कि 14 साल पहले बानी एमक्यूएम ने दहशतगर्द तंजीम का नुमाइंदा गवर्नर हाउस भेजा। जब आपकी हुकूमत आई तो आप लोगों ने भी गवर्नर उन्हीं को तैनात किया, वफाक मंजूरी देता है गवर्नर की, तो फिर आज एकदम से ऐसा स्टेटमेंट आपकी जानिब से? सर देखिए, बात अगर आपने पूरे मेरे बयान को पढ़ा हो तो मैंने कहा था 14 साल पहले आमरीत के दौर में लंदन से नॉमिनेट किया गया, और मैंने जो पाकिस्तान को नहीं मानते, ना मानने वालों की निशानी, तो इसमें आपकी मुझे पता है कि इश्रतुल इबाद जाती हैसियत में नहीं आए थे, उनको अल्ताफ हुसैन ने भेजा था और एक तंजीम ने भेजा था, और आप और मीडिया और पूरा शहर जानती है, और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन उसमें भी कहा गया
और सारे चीख चीख के कह रहे थे 12 मई के बाद और जो कराची में कत्ल गारत और खून के दहशतगर्द तंजीम है। तो मैंने डॉक्टर इस बात का नाम कहीं नहीं लिया, मैंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने जो भेजा था उसकी बात मैंने की थी और वो बात आज भी मैं कर रहा हूँ। और कराची शहर जख्मी शहर है, इस शहर को 2013 के बाद अमन और सुकून नसीब हुआ जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप इरशाद लिबास साहब को डायरेक्ट ये बात नहीं कह रहे, तो आपने कहा कि आखिरी अलामत दहशतगर्दी की खत्म हो गई, तो आखिरी अलामत फिर डॉक्टर इरशाद लिबास ही हुए। मैंने, आप फिर जरा मेरे बयान को गौर से सुनिएगा, मैंने कहा कि 14 साल पहले जो दहशतगर्द तंजीम ने जो पाकिस्तान को नहीं मानते थे आमरीत, मैंने फर्क बताया कि क्या फर्क है आमरीत के दौर में और जमहूरियत में। आमरीत में डिक्टेट किया जाता था लंदन से वो लोग जो हिंदुस्तान में भी जाके पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर करते हैं, वो लोग जो तो ये जो मैं अल्फाज कह रही हूँ, ये आपके अल्फाज नहीं है कि गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस से दहशतगर्दी की आखिरी अलामत खत्म हो गई, आपने कहा है। मैंने कहा गवर्नर हाउस से, और यकीनन वो निशानी थे अल्ताफ हुसैन के। किसने कहा कि वो अल्ताफ हुसैन के कह दिए तो मान भी लेना, इसमें क्या है। तो मैंने, देखिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, प्रेशर आ गया। अगर आखिरी अलामत हुआ है तो डॉक्टर इरशाद लिबास हुए। वो अल्ताफ हुसैन का नुमाइंदगी करने आए थे, उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था, ना पीपुल्स पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया था। हमेशा इन पे प्रेशर है, आप क्यों इनको मजबूर कर रही हैं? जी, तो बात तो ये है कि देखें, जब आपकी हुकूमत आई तो वफाक ने डॉक्टर इरशाद लिबास को ही तौसीह की, उन्हीं को रखा गवर्नर, चेंज तो नहीं हुआ गवर्नर। तो ऑल ऑफ अ सडन जब उनको हटा दिया गया तो आपकी जानिब से एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसमें इरशाद लिबास साहब भी कह रहे हैं कि पहले आप अच्छी तरीके से मिलते थे, ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल चेंज स्टेटमेंट आया, वो इस बारे में कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कहता। मैंने उस माइंडसेट का जिक्र किया है। तो अलामत तो आप उसी को कह रहे हैं ना शौकत यूसुफजई साहब, मतलब आप मुझे समझा दीजिए, शायद मैं कम अकल हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ निहाल हाशमी साहब की बात। आप मुझे समझा दीजिए कि अगर उन्होंने ये कहा है कि दहशतगर्दी की आखिरी अलामत गवर्नर हाउस से खत्म हो गई, तो वो अलामत कौन सी है, आप मुझे समझा दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो उस तंजीम जिसको पूरा पाकिस्तान, देखिए बात तो इन्होंने, एक मिनट हाशमी साहब के खिलाफ नारे लगाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा आप सुने तो सही ना, निहाल हाशमी साहब ने बात तो वैसे नहीं किया जाता। निहाल हाशमी साहब सुन ले जरा, बात आपने सही की है, लेकिन लगता है कि आप पे प्रेशर आया है, क्योंकि आपके जो पार्टी है उसने डिसोन किया है इसको, कि नहीं वो उनकी जाती हैसियत पे उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने आपकी कोई तफसील बयान की कि आपने कोई ऐसा किया वैसा किया, उन्होंने कहा इन्होंने जाती हैसियत में दिया। लेकिन अगर आपने बयान दिया तो अच्छा क्या, उस पर कायम रहे ना। मैंने अगर मैं उनका देखिए मेरी बात अभी आप सुने ना हाशमी साहब, अभी आपकी बारी खत्म हो गई ना। जी बोले। अच्छा शौकत साहब एक सेकंड रुकेगा, कथा करामे के लिए माजरत, मुझे पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब ने ज्वाइन किया, जरा उनका ले लेते हैं, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से बड़े तल्ख स्टेटमेंट्स आए थे। उन्होंने तो रिश्वत लिबास तक उनको कह दिया था, और इरशाद लिबास साहब ने भी मुस्तफा कमाल साहब के लिए बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। तो जनाब वसीम आफ्ताब साहब, अब इतनी खामोशी क्यों है? जब आप लोगों ने इल्जामात लगाए उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर से अब जा भी चुके हैं, तो आप लोग सब इतने खामोश क्यों? कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए, कोई रिएक्शंस नहीं आए, वजह? बात ये है कि वजह ये है कि देखें, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि गवर्नर साहब को किस वजह से हटाया गया है, तो हम क्यों शोर मचाएं। जो हमने, हमारे पार्टी ने, हमारे चेयरमैन ने गवर्नर साहब के हवाले से जो भी बात की थी, हम एक एक हर्फ को आज भी ऑन करते हैं और स्टैंड उसी इशू पर आज भी स्टैंड लिए हुए हैं, ठीक है ना। हमारे मौक़िफ़ में कहीं पर भी कोई तब्दीली नहीं है, एक बात क्लियर। दूसरी बात ये कि अब हम कोई हुकूमत तो है नहीं, हम निहाल हाशमी साहब हुकूमत है ना, वो करेंगे जो भी कुछ करना है। हमने तो जो इल्जामात लगाए थे वो आज भी हम उन इल्जामात पर, उन शवाहिद पर हम आज भी स्टैंड लिए हुए हैं। हाँ, अगर तो इल्जाम के जवाब में इशरत लिबास साहब ने जो कुछ कहा था, उसके नेक्स्ट डे उसके बाद कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो तो अभी गवर्नर थे, वो जिस तरह से चाहें, जो भी इक़दाम करना चाहें, जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, GIT बनाना चाहते हो, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। तो हमने तो बता था। अब आप ये कि जब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो हुकूमत नहीं है कि हमने उनको हटाया। हाँ, हमने जो इल्जामात लगाए तो उसके जवाब में हटाया गया, तो फिर ये तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि एक आदमी जिस पर इतने बड़े बड़े इल्जामात हों और वो ऐसे चला जाएगा, तो यकीन तो भी बहुत सारे सवाल होंगे। जब तक हमें वजूहात ही नहीं पता चलेंगी कि उनको क्यों हटाया गया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमारी वजह से हटाया, क्योंकि हमारी वजह से हटाया जाएगा तो हमने छोटी बातें नहीं की थी। हमारी वजह से
जो वजूहत। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसा करते वसीम आफ्ताब साहब, ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बात कीजिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनाब मैं सवाल करूंगी कि जो इल्जामात लगाए गए हैं, जिस तरह से पीएसपी के रहनुमा की जानिब से भी कहा गया था कि भाई उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए और जो इल्जामात उनके ऊपर लगा रहे हैं उसके बाद तहकीकात की जाए, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ। बहरहाल गवर्नर को हटा दिया गया है, तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इससे कराची की सियासत में क्या कुछ वाकई तब्दीली रोनुमा होगी? मैं आऊंगी तो शौकत साहब से और अब्दुल कय्यूम साहब से पहले इस बात का जवाब लूंगी। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। सवाल मेरा अब्दुल कय्यूम साहब आपसे ये कि जिस तरह से इल्जामात लगाए गए पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से, और अगर निहाल हाशमी साहब भी ये बात कहते हैं कि दहशतगर्दी की आखिरी अलामत खत्म हो गई है, अगर वाकई ऐसा है और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो उसकी तहकीकात का आगाज नहीं हुआ, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी नाम नहीं लगा गया, लेकिन गवर्नर साहब चेंज हो गए, वजह आपको समझ में आती है इसके पीछे? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस मामले में कोई मुशावरत तो नहीं हुई है? बहरहाल देखिए, मैं 1 मिनट सिर्फ एक लेता हूँ फिर आपके जवाब में। पहले तो ये बलूचिस्तान के हवाले से मेरी एक राय है कि बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से लेने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए बलूचिस्तान की हद तक, ताकि तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज जो नुमाइंदे बैठ जाए और इस मसले का हल निकाले। ये मुतवातर तीसरा बड़ा वाक़या है जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। नंबर 1, जहाँ तक मेरे भाई निहाल हाशमी ने बात की, तो मैं इसकी बात से अगर थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक भी करूँ तो फिर मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि आखिरी अलामत तो बहुत और जगहों पे भी पाई जाती है। आपके अगर अपने प्रोविंस में जाओ, पंजाब में बहुत सारे लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, जो सबको पता है कि उनके साथ कितने करीबी ताल्लुकात हैं, आपके वज़रा के ताल्लुकात हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे वज़रा हैं जो उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो वो आखिरी निशानियाँ इधर से भी हटाओ ना, सिर्फ एक जगह से आपने तो कह दिया। तो अगर आप सब हर जगह से इस तरह के जो उनके सपोर्ट रहे, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके फिनांसर हैं, उनके खिलाफ एक अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज एक्शन उठाओ, तब जाकर के ये बात समझ में आएगी कि आपने जो बात की उसमें जस्टिफिकेशन है। और सिर्फ सिंध की हद तक आपको, गवर्नर की हद तक तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये मुनासिब बात थी जो उन्होंने की। लेकिन कल के एक प्रोग्राम में शायद निहाल हाशमी साहब ने उसकी वजाहत की थी, आज मैंने अभी नहीं सुना क्योंकि मेरे पास उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। तो मैं समझ रहा हूं कि अब इस बयान पे यकीन करना चाहिए। उन्होंने इस बयान को डिसओन किया है, लेकिन अगर वो बज़िद हैं तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा बाकी जगहों से भी, बाकी जो जगह हैं वहाँ से भी अलामती जो दहशतगर्दी के सपोर्टर हैं उनको भी हटाओ, आखिरी निशानियाँ वहाँ से भी ख़त्म करो। बस इतना ही मुझे कहना था। लेकिन चले, हम नाम की बात नहीं है शौकत साहब, आपसे मेरा सवाल ये, चले इरशाद रिबाद का नाम जैसे निहाल हाशमी साहब ने कहा कि ठीक है उसे हटा भी दें, अगर जमात की भी बात की जाए, एमक्यूएम की भी, तो वो गवर्नर तो इनके दौर में भी रहे हैं ना, तो अचानक से जब उनको हटा दिया कि उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट्स, जिसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी का बयान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से कोई नहीं है, कि ना कोई इस मौक़िफ़ की तायद करता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि निहाल हाशमी साहब ने बात सही की है, सच बात की है, लेकिन चूंकि उन पे प्रेशर है उनकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब एमक्यूएम का थोड़ा सा जो बाकियात है वो उनका मुका हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए तो वो कभी हमारे खिलाफ करारदादे ला रहे हैं असेंबली के अंदर, कभी क्या कर रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद हम इनका सहारा, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो उनकी सियासत जो है अब दम तोड़ रही है। ये दहशतगर्दी की जो सियासत थी कराची के अंदर, जिसने पूरे माहौल को गंदा किया, सियासी माहौल को तबाह करके रख दिया, वो माहौल अब दोबारा वो नहीं बना सकेंगे इंशाल्लाह, ना वो इस तरह की दहशतगर्दी की सियासत ही कर सकेंगे। अब काफी कराची के लोग भी होशियार हो गए, उनको भी आजादी मिल गई है, इंशाल्लाह उनकी सियासत खत्म हो गई। वो जो अल्ताफ हुसैन साहब वहाँ से दाड़े मार मार के जो सियासत करते थे वो खत्म हो गई है। हाँ, उनके कुछ बाकियात है जो नाम चेंज कर रहे हैं अपना, कि जी पाकिस्तान एमक्यूएम, पता नहीं क्या एमक्यूएम, जहाँ की भी ट्रेनिंग आपको वहीं से मिली है, आप वही लोग हैं। ठीक है शौकत साहब, आपका कमेंट आ गया, वक्त थोड़ा सा रह गया। निहाल हाशमी साहब, तब्दीली क्या आएगी गवर्नर की तब्दीली से कराची की सियासत में? जो भी पार्टी, ये नहीं कह सकता कि एमक्यूएम खराब है। टारगेट किलिंग थी, यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग थी, यहाँ पे बदअमनी, पूरी दुनिया में बदनामी थी। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आए 2013 में, तो आज ये शहर पुरसकून हुआ है, पीसफुल हुआ है। यहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, उनके हाइड आउट को खत्म किया गया, और वो सिलसिला जारी और सारी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कराची के लोग नापसंद करते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी के, जिसके हम विटनेस रहे। और ये अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम के बानी की, क्योंकि नाम भी लेना बैन है, उनके बानी की जो सोच थी, जो अफकार था, जो फिक्र था पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये शहर दहशतगर्दी का निशाना बनता रहा,
उन्होंने अपॉइंट करवाया था। तो मैं इसलिए कहता हूं कि उनकी निशानी थी यहाँ पे किसी हाई ऑफिशियल के पास। ठीक है, वसीम आफ्ताब साहब का भी कमेंट ले लेती हूँ। वसीम आफ्ताब साहब चले गए, इशरत लिबास साहब दुबई। आप लोग क्या एक बार फिर ये मुतालबा करेंगे उन्हें पाकिस्तान लाया जाए, तहकीकात करवाई जाए, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल इसमें डाला जाए? शॉर्टली प्लीज। देखिए, हमने तो जो बात कहनी थी वो कह दी और मतलब मौके पर कायम है। हम हुकूमत निहाल हाशमी साहब है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो समझते हैं सही या गलत उनको करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इशरत लिबास साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसे काम किए जिससे तहकीकात होनी चाहिए, तो वो उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिसमें जो कराची के हवाले से वो चल रहे हैं, उसको अदालत को चाहिए उनको कॉल। हम तो कुछ भी हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम उनको कॉल करके बुला लें। हाँ, हमने जो शिकायतें थी, जो भी हम बात हमारी नॉलेज में थी, हमने बता दी थी। अब ये निहाल साहब जाने, हुकूमत जाने, एफडीआई जाने, ये उसके इख्तियार में है कि उनको। ठीक है, हुकूमत पर जिम्मेदारी बनती है कि अब क्या होता है। बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, कयूम सुमरा साहब, निहाल हाशमी साहब, शौकत यूसुफजई साहब, वसीम आफ्ताब साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। और बहुत खूबसूरत बात की कयूम सुमरा साहब ने, जो कि आज के दिन से बहुत अहम है कि अगर इस तरह के वाकयात जो आज वाकया हब में पेश आया है, 2016 में ऐसे 3 वाकयात पेश आ चुके हैं, कई अफराद जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आखिर मामला कब तक चलता रहेगा? APC बुलानी चाहिए। तमाम सियासतदानों को दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होकर लड़ना होगा और दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।